यह सही है कि चीन का दुर्लभ मृदा तत्वों का निर्यात कारोबार 35% तक गिर गया है और वैश्विक बाजार में उसका एकाधिकार कमजोर हो रहा है। 11 जुलाई 2025 को यह खबर आई है कि चीन का दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात में गिरावट आई है, जिससे वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति पर असर पड़ रहा है। दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रीज का उपयोग कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों, कंप्यूटरों और सैन्य उपकरणों में। चीन रीस का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में अन्य देशों में भी आरई खनन और प्रसंस्करण में वृद्धि हुई है, जिससे चीन का एकाधिकार कमजोर हो रहा है। क्रिटिकल मिनरल विशेष रूप से रेयर अर्थ्स मेटल आरई ग्रीन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये रेयर अर्थ्स आरई महत्वपूर्ण खनिजों का एक उपसमूह है, जिसमें 17 एलिमेंट शामिल हैं। 57 से 71 तक लैंथेनम से शुरू होते हैं। इनमें स्कैंडियम और यट्रियम भी शामिल हैं। चीन वैश्विक आरई बाजार पर हावी है, जो भंडार, उत्पादन और निर्यात में लीडिंग है। विश्व ऊर्जा की सांख्यिकीय समीक्षा 2024 के अनुसार चीन के पास सबसे बड़ा आरई भंडार है, जिसमें 44 मिलियन टन। वैश्विक सिद्ध भंडार का 38% है। उसके बाद ब्राजील 18% का स्थान है। चीनी आरई निर्यात का अधिकांश हिस्सा मूल्य के हिसाब से 85% जापान को जाता है। उसके बाद दक्षिण कोरिया 3.5% और यूएसए 3.2% का स्थान आता है। चीन भी आरई का आयात करता है, जो 2023 में वैश्विक आयात मूल्य का 3.5% है, जबकि भारत का हिस्सा केवल 0.7% है। भारत का आरई आयात मुख्य रूप से चीन से होता है, जो 2022 में भारत के आयात मूल्य का 81% और मात्रा का 90% था। 2017 से भारत का आरई आयात 10% की CAGR से बढ़ा है, जबकि चीन से आयात 8% CAGR से बढ़ा है। भूराजनीतिक जोखिम से निपटने के लिए भारत तीनों विकल्पों पर विचार कर रहा है। हाल ही में भारतीय खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा तैयार करने की पहल की है। सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड की स्थापना 1950 में रीस को निकालने और संसाधित करने और संबंधित अनुसंधान एवं विकास करने के लिए की गई थी। हाल ही में अमेरिका के IRL को निर्यात नियंत्रण सूची से हटाने से रीस सहित भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा IRL ने विशाखापत्तनम में एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट REPM चालू किया है, जो स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके 3000 किलोग्राम की वार्षिक क्षमता के साथ समैरियम कोबाल्ट परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन करेगा। इस विकास से भारत की रेयर अर्थ मेटल की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KBIL का गठन अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत को शामिल करना और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन MMDR अधिनियम में संशोधन भी इस संदर्भ में एक कदम है। IRAL भारत की रेयर अर्थ प्रोसेसिंग क्षमता को भी विकसित करना चाहता है, जिस पर वैश्विक स्तर पर चीन का दबदबा है और जो बढ़ते व्यापार युद्धों में एक हथियार बन गया है। चीन ने अप्रैल से अपने रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर रोक लगा दिया है, जिससे दुनिया भर में वाहन निर्माता और उच्च तकनीक निर्माताओं पर दबाव बढ़ रहा है। एक सूत्र ने बताया कि हाल ही में ऑटो और अन्य उद्योग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने IRAL से दुर्लभ धातुओं, मुख्य रूप से नियोडिमियम का निर्यात बंद करने को कहा, जो इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों के चुंबकों में उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख सामग्री है। वाणिज्य मंत्रालय, IRAL और परमाणु ऊर्जा विभाग, जो IRAL की देखरेख करता है,
2012 के सरकारी समझौते के तहत IREL जापानी व्यापारिक घराने टोयोटा त्सुशोकी इकाई टोयोत्सु रेयर अर्थ्स इंडिया को दुर्लभ मृदा की आपूर्ति करता है, जो उन्हें जापान में निर्यात करने के लिए संसाधित करता है, जहां उनका उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। सीमा शुल्क डेटा से पता चलता है कि 2024 में टोयोत्सु ने जापान को 1000 मीट्रिक टन से अधिक दुर्लभ पृथ्वी सामग्री भेजी। यह IREL के खनन किए गए 2900 टन का 1/3 है। हालांकि जापान अपनी दुर्लभ पृथ्वी आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता की कमी के कारण इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IREL दुर्लभ मृदा का निर्यात कर रहा है, लेकिन चीनी सामग्री की आपूर्ति में हाल ही में आई रुकावटों के बाद यह अपने दुर्लभ मृदा को घर पर ही रखना चाहता है और घरेलू खनन और प्रोसेसिंग का विस्तार करना चाहता है। एक दूसरे सूत्र ने कहा, IREL 4 खदानों में वैधानिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हालांकि भारत जापान को आपूर्ति तुरंत बंद करने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि वे द्विपक्षीय सरकारी समझौते के अंतर्गत आते हैं। IREL चाहता है कि यह सही तरीके से तय हो और बातचीत हो, क्योंकि जापान एक मित्र राष्ट्र है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।